All right. Okay. Guys, welcome to lecture number 2 for our advanced MME course. Just to give you a recap of what we did previously. So we just kind of introduced, what this constraint optimization is going to be and what is the reason why this matters. So we said, because sometimes constraint optimization को unconstrained optimization में convert करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सिंपल अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं तो वी कैन स्टिल कन्वर्ट दैट प्रॉब्लम इनटू एन अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, बट हर बार वैसा करना पॉसिबल नहीं होता है. सो दैट इज व्हाई वी लुक फॉर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दैट आर देयर टू सॉल्व और टू ऑप्टिमाइज अ फंक्शन गिवन फ्यू कंस्ट्रेंट्स. एंड देन वी ऑल्सो सॉ कि जो हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं वो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट हो सकती हैं, वो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट हो सकती हैं, वो अलग अलग तरीके की हो सकती हैं. ठीक है. So while discussing all of that, we said there is a method which is called the Lagrange multiplier method, which is very popular to deal with such problems. So वो method क्या है, उसके पीछे का logic क्या है, उसके पीछे की reasoning क्या है, वो सब हमें समझना है. ठीक है. So before I start, guys, yesterday I also told you there are a few prerequisites. I just want to ask once. Does anybody have any issues in doing partial derivatives? किसी को partial derivatives करने में कोई problem तो नहीं है अभी तक? Because if there is, I can just give you a little bit of recap regarding that, just quickly. किसी को partial derivatives निकालने में कोई दिक्कत है क्या? Okay. Yes, Ayush, go ahead. Okay, Ayush saying you have problems in that. Okay. No worries. Okay, no problem. Okay, fine. Ayush, if you have something to ask, feel free. Okay. So just to give you a little bit of recap regarding partial derivatives का simply मतलब क्या है कि आपके पास एक फंक्शन है मल्टीपल वेरिएबल्स में. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स हैं. जिससे मान लो यू हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई. ठीक है, यू हैव अ फंक्शन लाइक दिस एंड आपको इसको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है. तो जब भी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल. तो जब भी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप सिर्फ उस वेरिएबल को चेंज कर रहे हो, बाकी सारे वेरिएबल्स को कैसे ट्रीट किया जाएगा, एज कॉन्स्टेंट्स. ठीक है. सो जैसे अगर मुझे इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दैट मीन्स ओनली एक्स इज चेंजिंग, वाई विल बी ट्रीटेड लाइक अ कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट हो गया, y भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चीज जो हो गई वो क्या हो गई 3y. और एक्स स्क्वायर जो है वो चेंज हो रहा है. सो एक्स स्क्वायर को आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करोगे, 2 टाइम्स एक्स. सो जो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स एक्स वाई. सो दिस इज व्हाट यू हैव एज योर पार्शियल डेरिवेटिव. ठीक है. सो पार्शियल डेरिवेटिव्स पे जो रूल्स लगते हैं वो प्रॉपरली जैसे सारे डिफरेंशिएशन रूल्स हैं वही हैं, बट सिंपल सिंपल लॉजिक बस ये है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो सिर्फ वो चेंज हो रहा है, बाकी जो दूसरे वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. ठीक है. दिस इज द मेन थिंग. एंड देन अगेन यू कैन डू डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, वॉट एवर यू वॉन्ट. सो सेम रूल अप्लाइज. इसको दोबारा से अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे, मान लो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसमें सिर्फ y चेंज हो रहा है, x इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट. ठीक है. ये बेसिक मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव्स का. इज दैट फाइन? यस, नो? ओके, चलो ठीक है. कमिंग बैक. So guys, whosoever has any problems, let me know, because it won't be able, like we won't be able to move forward without this. So जिसको भी doubt है, either you kind of revise those things. Ma'am, how do we define continuity for multiple variables? Okay. So again, even in the case of multiple variables, अगर आपका function
कोई ऐसी वैल्यूज नहीं ले रहा है जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो फंक्शन हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस रहता है। फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी इन मल्टीपल वेरिएबल्स का मतलब ये होगा कि जैसे मान लो अगर आप 3D में बात करो, ठीक है, तो 3D में जैसे 2D में क्या करते हो कि जब आप उस चीज को ड्रॉ करो, नो आई मेंट इन वर्ड्स, ओके, इन वर्ड्स इट्स जस्ट मीन कि जिस भी डायमेंशन में आप बात कर रहे हो उसमें वो पूरा कॉन्टिन्यूअस है। 3D में अगर वो शीट बन रही है तो वो शीट कहीं से ब्रेक्ड नहीं है, वो वो जो वो जो शीट है उसमें कहीं पे देर इज नो होल और इट्स नॉट ब्रेकिंग समवेयर सडनली। सेम लॉजिक इज एक्सटेंडेड टू मल्टीपल डिमेंशंस, कि मतलब आप किसी भी डायरेक्शन से आओ, आप के आप कोई एक पॉइंट को पिक करो, उस पॉइंट के आसपास नेबरहुड में सारी चीजें उसी लिमिट पे अप्रोच कर रही हैं, वो लॉजिक है। ठीक है, ओके, ऑल राइट, चलो जी। सो लेट्स कम बैक टू द इशू एट हैंड, विच इज हम एक स्पेसिफिक केस को डिस्कस कर रहे हैं, विच इज बेसिकली कि मान लो वी हैव अ फंक्शन इन टू, यस अदिति गो अहेड। Ma'am, actually, I had still some questions regarding the same. So, when we talk about suppose n dimensions, हम्म, so like when we're talking about suppose two variables or one variable, we know that we take right hand limit and left hand limit and we check for at that point, and that's how we know if the function is continuous at that particular point. But if it is in uh, n dimensions, then how do we know from which side are we approaching it? Like which side is right, which side is left? So in that case, how do we figure out? राइट और लेफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ तब चलता है जब आप एक 2D में बात कर रहे हो। जैसे मान लो दिस इज हाउ यू आर टॉकिंग, कि मान लो आपका ये फंक्शन है, ठीक है, इसमें आप ये देख रहे हो कि जब एक्स की वैल्यू इधर से अप्रोच करो या इधर से अप्रोच करो तो सेम पॉइंट पे आप अप्रोच कर रहे हो, राइट। ठीक है, ये हो गया 2D में। 3D में क्या होगा कि मान लो अब आपका डायग्राम कोई एक शीट जैसा है, तो इस पॉइंट पे अगर आप कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अच्छा, इस पॉइंट के आसपास आप चाहे यहां से आओ, चाहे यहां से आओ, चाहे यहां से आओ, चाहे यहां से आओ, चाहे आप कहीं से भी आओ, यू आर अप्रोचिंग द सेम नंबर। सिमिलरली 4D 5D जितने भी डायमेंशन ले लो, आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपका पॉइंट है उसका जो भी आपने नेबरहुड डिसाइड किया है, उस नेबरहुड में जो फंक्शन अपनी वैल्यू ले रहा है वो सब उसी नंबर को अप्रोच करे जो आपकी फंक्शन वैल्यू है। सो ये जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाली चीज है, इट मेक सेंस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ लाइन, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। अब यहाँ पे यहाँ से आने का तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, राइट। बट जब आप आगे जाके और डिमेंशंस में मूव कर लेते हो तब आप एन बॉल करके एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एन डिमेंशन में एक नेबरहुड आपने डिसाइड किया और उस स्मॉल नेबरहुड के आसपास आप वैल्यूज देख रहे हो कि फंक्शन वैल्यू को अप्रोच कर रही है कि नहीं। दैट इज द आइडिया। ठीक है, ओके, ओके, परफेक्ट, चलो जी। सो कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम एट हैंड, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक फंक्शन है और हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है, ठीक है। सो वी हैव अ फंक्शन इन टू वेरिएबल्स and we have one equality constraint. ये सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल केस हो सकता है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का, तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें वो हमारा मुद्दा है। सो वी वांट टू आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज a function fx comma y when x and y are restricted to satisfy an equation gx comma y equals to c.
तो दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम दैट वी हैव, कि मुझे एक फंक्शन को या तो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है गिवन अ पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट। सो जैसे हमने लास्ट क्लास में जो एग्जांपल देखा था कि भाई मेरा एक यूटिलिटी फंक्शन है यू एक्स कॉमा वाई, एंड देन मेरे पास एक कंस्ट्रेंट है पी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एम। तो ये मेरी क्या हो गई, जी, ये मेरा जी फंक्शन हो गया, ये मेरी सी वैल्यू हो गई, और यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है मेरा फंक्शन हो गया जिसको मैं मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जनरल हमारे क्वेश्चंस मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है, या तो आप मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो। बट फॉर एग्जाम्पल मान लो हम अभी अपने को इस चीज के लिए रेस्ट्रिक्ट कर लें कि मुझे मेरे फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू जी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू सी। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई वांट टू डील विथ। ठीक है, अच्छा, अब इसके बारे में किस तरीके से सोचा जाए कि मैं कैसे इस चीज को मैक्सिमाइज करूं या मिनिमाइज करूं। ठीक है, चलो जरा थोड़ा सा डेप्थ में सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब आप ये बात बताओ कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई, इसके पॉसिबल जो डोमेन है वो बहुत कुछ हो सकती है, मतलब कि ये फंक्शन क्या क्या वैल्यूज ले रहा है। ठीक है, इट कैन टेक एन नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं इसके डोमेन में। बट जैसे ही आप जी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू सी लिख दो, तो ये क्या है बेसिकली, व्हाट इज जी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू सी, ये मेरे को क्या देगा, दिस विल गिव मी डिफरेंट डिफरेंट एक्स कॉमा वाई पॉइंट्स जहां पे मेरे को इस फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, यस और नो। सो जैसे कल के एग्जाम्पल में पी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एम, अब ये मैं पी और एम की वैल्यू ले लेती हूँ, मान लो टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो इसने मुझे क्या दे दिया, एक एक्स कॉमा वाई के डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स दे दिए जहां पे मुझे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, राइट। और ये फंक्शन है मान लो एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स वाई, मान लो ये फंक्शन है, राइट। तो मुझे हर पॉइंट पे नहीं चेक करना कि ये फंक्शन एब्सोल्युटली किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, मुझे सिर्फ ये स्पेसिफिक सेट ऑफ नंबर्स, स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्स कॉमा वाई पेयर्स पे चेक करना है कि ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू उन पॉसिबल पॉइंट्स में से किस पे सबसे ज्यादा है। दिस इज द क्वेश्चन एट हैंड। So I don't have to look at my entire domain. I just have to look at these specific x, y points जहां पे मेरे को फंक्शन को मैक्सिमाइज करना, राइट। तो आप एक काम करो, आप क्या करो, अब इसको ना हम डायग्रामेटिकली थोड़ा समझते हैं एक बारी। ठीक है, तो वी हैव टू डायग्राम्स हियर। सो सपोज इस डायग्राम को ना अच्छे से स्टडी करते हैं, क्योंकि इसको इन डेप्थ अगर स्टडी करेंगे तो ही हमारे पास जो लॉजिक है हमारा जो हम यूज करेंगे वो काम में आएगा। ठीक है, मान लो कि ये जो पूरा डायग्राम है ये हमने, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, तो ये हम 3D में बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ 3D डायग्राम, 3D में बात कर रहे हैं। और 3D में इन्होंने क्या किया है, जो अपना फंक्शन था एफ एक्स कॉमा वाई, इसको मान लो इन्होंने प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको ये वाला, मतलब ये इट्स लाइक अ कर्वेचर दैट इज देयर फॉर योर फंक्शन, दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, ये जो इन्होंने लाइनें लगाई हुई है, दिस इज जस्ट टू शो यू कि ये अलग अलग हाइट पे ये फंक्शन क्या दिख रहा है। ठीक है, दिस इज फाइन, कि ये बेसिकली एक आपका डायग्राम है ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई फंक्शन। सो इट्स लाइक अ कर्व्ड रीजन दैट इज देयर। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, दिस इज माय फंक्शन। ठीक है, दिस इज माय फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एंड मेरे पास एक चीज और थी, वो थी मेरी कंस्ट्रेंट जी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू सी, राइट। तो जी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू सी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द एक्स वाई प्लेन, राइट। तो वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द एक्स वाई प्लेन होंगे, यस और नो। मान लो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, तो ये जो एक्स कॉमा वाई पॉइंट्स होंगे, ये एक्स वाई पेयर है ना, इसमें जेड का तो कोई वैल्यू नहीं है, राइट।
है ना। तो ये मेरे पॉइंट्स जो हैं ये एक्चुअली किस में है, ये इस एरिया में है। ये देखो, ये जो नीचे एक्स वाई प्लेन है ना, ये वाले ये सारे पॉइंट्स उसमें से हैं। ये सारे पॉइंट्स हमारे इस प्लेन के अंदर है, इस प्लेन के अंदर है ये सारे पॉइंट्स हमारे। तो ये जो ग्रीन एरिया है इसमें मेरे अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन एरिया है इसमें जो मेरी ये जो लाइन थी मान लो, उस पे अलग अलग हाइट मेरा फंक्शन क्या ले रहा है, मुझे सिर्फ वो चेक करना। यस और नो? लेवल कर्व मैम, एग्जैक्टली, यस। सो इट्स लाइक दिस कि ये जो जी एक्स कॉमा जी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू सी लाइन है, ये क्या होगी? दिस विल बी समथिंग लाइक दिस ऑन दी एक्स वाई प्लेन ओनली। तो आपका काम क्या होगा कि अच्छा ये जो पॉइंट था ना इस पे चेक करो कि आपकी फंक्शन वैल्यू क्या थी। ये जो पॉइंट था ना इस पे फंक्शन वैल्यू क्या थी। ये जो पॉइंट यहाँ था ना इस पे फंक्शन वैल्यू देखो क्या थी। ये जो पॉइंट था ना यहाँ पे इस पे देखो फंक्शन वैल्यू क्या थी। ये जो पॉइंट था इस पे फंक्शन वैल्यू क्या थी, 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 यहाँ पे किस तरीके से फंक्शन वैल्यू थी। ये चीज समझ में आ रही है? सो इट्स लाइक अ शीट ऑफ पेपर, इट्स लाइक अ शीट ऑफ पेपर हियर, ठीक है। इस शीट ऑफ पेपर में आपकी ये जो जी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू सी लाइन ये है, ठीक है। और आपका कर्व जिस भी तरीके का है आपका फंक्शन, उस फंक्शन वो इस पॉइंट पे मान लो ये वाली वैल्यू हाइट ले रहा हो, ये इस पॉइंट पे मान लो ये वाली हाइट ले रहा हो, ये इस पॉइंट पे मान लो ये वाली हाइट ले रहा हो, इस पॉइंट पे ये वाली हाइट ले रहा हो, राइट। तो आपको बस ये चेक करना होता है कि ये जो शीट ऑफ पेपर है इस पे ये जो लाइन है या जो भी कर्व है वो अलग अलग हाइट्स क्या ले रहा है, उसमें से मैक्सिमम हाइट पिक कर लो, राइट। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि जी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू सी, वो क्या है, वो एक कर्व कर्व है ऑन दी एक्स वाई प्लेन। एंड वो जो भी कर्व अपना पाथ ले रहा है वो कर्व के जो एक्स वाई पॉइंट्स हैं, वो एक्स वाई को आप फंक्शन में पुट करो तो कुछ ना कुछ हाइट आ रही है। तो वो हाइट क्या क्या हो रही है वो यहाँ पे इस तरीके के डायग्राम से हमने यहाँ पे ऐसे प्लॉट किया हुआ, ये वाला, कि ये अलग अलग हाइट्स आई थी, इसको हमने मैप किया हुआ, राइट। यस और नो? And in this case the path is parabolic in shape. It doesn't need to be, this is just some random example. So मतलब ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मतलब कुछ भी ले सकता है, ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम ये समझ में आई कि डायग्रामेटिकली हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन के अंदर एक लाइन है, एक कर्व है, वो कर्व मुझे अलग अलग एक्स कॉमा वाई पॉइंट्स दे रहा है। वो पॉइंट्स मेरे फंक्शन में जाके अलग अलग हाइट लेंगे, जेड वैल्यू लेंगे, और मुझे उसमें से देखना है कि सबसे बड़ी हाइट कौन सी आई, राइट। ये मेरा लॉजिक है ना, है कि नहीं? ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ में आ गया, क्योंकि ये समझ में आ गया तो उसके बाद तो फिर बस मैथ है। I'm willing to repeat in case anybody has any doubts. अब अगर ये चीज हमें समझ में आ गई है, okay ma'am, I didn't get the concept. Okay, so अनन्या, what we are trying to do is कि हमारी जो ये मैथ में हमने प्रॉब्लम लिखी हुई है इसको हम ग्राफिकली समझना चाह रहे हैं। तो मेरे को क्या करना है, मेरा ये जो फंक्शन है इसको मैक्सिमाइज करना है सच दैट मेरे जो एक्स वाई पॉइंट्स आएंगे वो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई, ये जो फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई, ये फंक्शन मेरा क्या है, ये बेसिकली एक्स कॉमा वाई पॉइंट्स लेगा और जेड कुछ हाइट दे देगा हमें, राइट। तो हमने इसका एक डायग्राम बना लिया, ये डायग्राम रैंडमली हमें दिया हुआ है बस, ठीक है। तो ये कैसे आया, क्यों हुआ, कैसा फंक्शन है, उस पर हम नहीं जा रहे। तो ये जो दिया हुआ है, ये जो कर्व दिया हुआ है जो आपको राउंड 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 ऐसा दिख रहा है, ये हमारा 3D में ग्राफ ऐसा दिखता है, z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है कि ये जो जी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू सी,
सो जी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू सी क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्स कॉमा वाई पॉइंट्स होंगे मेरे एक्स वाई प्लेन के अंदर। क्योंकि ये इस तरीके की लाइन आपको क्या देगी, एक्स कॉमा वाई के पॉइंट्स ही तो देगी ना। तो वो सारे पॉइंट्स कहाँ होंगे, एक्स वाई प्लेन में, राइट। जेड की वैल्यू तो कुछ होगी नहीं। तो ये जो अलग अलग आपके एक्स कॉमा वाई प्लेन के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे आप अलग अलग अपनी फंक्शन वैल्यू देख रहे हो कि आपका फंक्शन कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी वैल्यू ले रहा है। और उनमें से इस लाइन में जहां पे भी आपका फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू ले रहा है, वो आपका सोल्यूशन होगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। यस और नो? दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ठीक है। तो ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये 3D वाली चीज समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस 3D को ना 2D में कन्वर्ट करेंगे और फिर सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये जो मेरा कर्व है, ये जो मेरा कर्व है, ये जो एफ एक्स वाई इक्वल्स टू जेड वाला कर्व है, हम इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल कर्व्स बना सकते हैं। लेवल कर्व क्या होता है कि आपका फंक्शन एक पर्टिकुलर जेड वैल्यू ले, उसके जो जो पॉइंट्स होते हैं एक्स कॉमा वाई पॉइंट्स, उसको एक लेवल कर्व बोलते हैं। तो यू हैव लेवल कर्व्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ हाइट, राइट। लेवल कर्व क्या होता है ये सबको पता है कि नहीं? नो। सो मान लो आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। तो अगर मान लो मुझे वो सारे पॉइंट्स चाहिए जहां पे मेरा फंक्शन 6 वैल्यू लेता है, तो वो क्या होगा? सो बेसिकली आपका फंक्शन एक पर्टिकुलर हाइट ले, वो क्या होता है, एक लेवल कर्व होता है। सो मान लो आई वांट टू फाइंड अ लेवल कर्व सच दैट माय फंक्शन टेक्स वैल्यू 6 एट दैट पॉइंट। सो दैट विल बी नथिंग बट एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 6। ये क्या हो गया, एक लेवल कर्व हो गया। तो इसका डायग्राम तो 3D में होता है, इसका डायग्राम किस में होगा, इसका डायग्राम होता है 2D में, क्योंकि सिर्फ एक्स कॉमा वाई पॉइंट्स हैं। सिमिलरली एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 3 इज ऑल्सो अ लेवल कर्व, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 2 इज ऑल्सो अ लेवल कर्व। ऐसे आप अलग अलग हाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर 2D में अपने डायग्राम्स बनाओगे, सो यू विल बी गेटिंग अ लेवल कर्व, ठीक है। ये आपका लेवल कर्व है। तो अब हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग हाँ जी, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो मेरा डायग्राम है 3D में, इसके लिए अलग अलग लेवल कर्व्स बना रहे हैं। अब बिकॉज ये डायग्राम ऐसा है कि स्मूथ है, तो क्या होगा, आप अगर इस हाइट की बात करोगे तो ये इन्होंने ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए हुए हैं, ऐसे सर्कल बनाए हुए हैं, ऐसे सर्कल बनाए हुए हैं, राइट। तो बेसिकली मान लो लेवल कर्व ऑफ हाइट 1 है, तो वो ये वाले पॉइंट्स होंगे। तो इसको जब आप 2D में ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगा, ऑल दीज पॉइंट्स मैप्ड इनटू 2D। फिर आप और ऊपर जाओगे तो वो सारे एक्स कॉमा वाई पॉइंट्स पिक करोगे जहां पे आपका फंक्शन हाइट मान लो 2 ले रहा है, तो वो एक छोटा सर्कल होगा। हाइट 3 वाला और भी छोटा सर्कल होगा, सर्कल या जो भी डायग्राम ये बन रहा है। हाइट 5 वाला और भी छोटा डायग्राम होगा। यस और नो? सो इसको मैं अगर कन्वर्ट करूं तो मेरे पास इस तरीके के डायग्राम्स बन जाएंगे। और जैसे जैसे मैं अंदर घुस रही हूँ, मेरा जैसे जैसे ये जो कर्व है इसका साइज छोटा हो रहा है, मेरा फंक्शन बड़ी बड़ी हाइट ले रहा है। यस और नो? राइट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। So it is like this. Again, let me again show you diagrammatically एक बार, that will be better. Can you guys see my screen? Okay, all right. So again, मान लो example है z is equals to xy. Not a good example.
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लेट्स टेक. ठीक है. अब जैसे अगेन मान लो हमने ये एग्जाम्पल लिया. ठीक है. अब ये क्या है, ओपन फनल है. ठीक है. अब इसमें मान लो आपने बोला कि z इक्वल्स टू 2, फिर z इक्वल्स टू 5, फिर z इक्वल्स टू 10. ठीक है. ऐसे आपने 3 बार इनको बोला कि प्लीज कट दिस पर्टिकुलर डायग्राम. ठीक है. चलो ये तो ज्यादा हो गया, इसको 7 कर देते हैं या 5.6 कर देते हैं. ठीक है. इट्स फाइन. ओके. So can you guys see? So this is the diagram and we have sliced this curve like this. तो अब जहां जहां पे आपने ये स्लाइसिंग की है ना, उस वो के कॉरेस्पॉन्डिंग जो x, y वैल्यूज होंगी वो आपके लेवल कर्व में आएंगी. सो मान लो ये जो आपने स्लाइसिंग की है, ठीक है, जैसे मान लो ये वाली स्लाइसिंग, ये वाली जो स्लाइसिंग हुई है इस डायग्राम की, इसका कलर भी ऐसा ही है. यस. सो दिस स्लाइसिंग विच हैज हैपेंड फॉर दिस. अब ये कौन कौन से पॉइंट्स है जहां पे ये फंक्शन और ये प्लेन मीट कर रहे हैं? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट. इनफैक्ट यू विल बी गेटिंग अ सर्कल, राइट? एवरीवेयर इफ यू जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट ऑन द एक्स वाई प्लेन, जहां जहां पे ये कट हुआ है, तो आपको एक सर्कल मिलेगा. डू वी ऑल अग्री टू दैट? यू विल बी गेटिंग अ सर्कल. यस? नो? we will be getting a circle, because try to maybe put some torch or some light from that particular side, so you will be getting a basically circle आपको मिलेगा. ठीक है. so उसका क्या मतलब है? उसका सिंपली मतलब ये है कि आप जैसे जैसे सर्कल जो आपका बन रहा है एक्स वाई प्लेन में, उसका साइज बढ़ाते जाओगे, तो दैट विल कॉरस्पॉन्डिंग टू अ लेवल कर्व विच इज ऑफ अ ग्रेटर हाइट. यस? डू वी अग्री टू दैट? जैसे जैसे बड़ा ऊपर हाइट वाले लेवल कर्व्स जाएंगे, जैसे जैसे आपका सर्कल का साइज बड़ा हो रहा है, तो दैट मीन्स ऊपर ऊपर जैसे आप जा रहे हो आपके फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट? तो इसके लिए अगर मैं लेवल कर्व्स बनाऊंगी तो वो क्या होंगे? दे विल बी कंसेंट्रिक सर्कल्स, और जितना दूर, जितनी बड़ी रेडियस का सर्कल होगा, उतनी बड़ी फंक्शन वैल्यू होगी, राइट? तो मिनिमम वैल्यू अगर मेरे को पिक करनी होगी तो वो सबसे छोटे अंदर वाले सर्कल के अंदर होगी. सिमिलर लॉजिक आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो कि इसको आप माइनस कर दो और आप इसको भी माइनस कर दो, है ना? तो इसको माइनस करोगे तो आपका डायग्राम ऐसा हो गया, राइट? इसमें मान लो 10 ऐड कर दो, तो इस तरीके का आपका डायग्राम होगा. अब इस केस में जैसे जैसे आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स छोटे होते जाएंगे, छोटे, है ना, तो आपकी फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. यस और नो? राइट? अब इसके अंदर आपने क्या बोल दिया कि मुझे एक कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइज करनी है, तो आपने बोल दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. तो अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 इन्होंने क्या लिख दिया ऐसा? यस. अब आप ये देखो, तो आपको ये वाला फंक्शन मैक्सिमाइज करना था, 10 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ये आपको फंक्शन मैक्सिमाइज करना है गिवन दिस कंस्ट्रेंट दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 2. ठीक है. तो एक्चुअली क्या हुआ है, आपको ये जो कर्व है और ये जो प्लेन बना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 की जो x कॉमा वाई प्लेन के अंदर वैल्यूज हैं वो ये वाली है, ये वाली है ना? ये एक लाइन बन रही है. तो आपका फंक्शन क्या क्या वैल्यूज ले रहा है, किस किस तरीके की वैल्यूज ले रहा है आपका फंक्शन? अगर आप देखोगे, अब इस तरफ से देखते हैं इसको थोड़ा सा, तो आपका फंक्शन एक कर्वेचर में वैल्यूज ले रहा है, राइट? लाइक दिस, इन दिस कर्वेचर योर फंक्शन इज टेकिंग वैल्यूज, राइट? इन दिस कर्वेचर.
कि इस पॉइंट पे ये वैल्यू, इस पॉइंट पे ये वैल्यू, इस पॉइंट पे ये वैल्यू, इस पॉइंट पे ये वैल्यू। तो आपको सिर्फ वो स्पेसिफिक प्लेन के अंदर चीजें चेक करनी है। तो नाउ a plane like this is there and it cuts your diagram like this. So आपको सिर्फ इस स्पेसिफिक एरिया में चेक करना है। तो आप क्या करते हो, आप इसके लिए अलग अलग लेवल कर्व्स बना रहे हो, जो भी हम डायग्राम में देखेंगे। एंड देर इज वन लाइन दैट यू हैव, सो व्हाट यू ट्राइंग टू डू इज, इसके लिए अलग अलग लेवल कर्व्स आपने बना दिए, उसको नीचे 2D में लिख दिया। और ये जो पर्टिकुलर हमारी लाइन है जो कि हर जगह दिख रही है, इसलिए हमने एक प्लेन में लिखा हुआ है, उनको सबको हम 2D में प्लॉट करके फिर देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट क्या होगा। इज दैट फाइन? दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो ये अलग अलग हमारे लेवल कर्व्स होंगे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग चीजों को हम लोग 2D में इम्पोज करके फिर चीजें करेंगे। अभी गुड विद दिस गाइस? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? सब बाउंसर हो रहा है? क्लियर है? चलो, ओके, परफेक्ट। लेट्स मूव टू दिस notebook now. ऑल राइट, सो जो हम बोल रहे थे अब उसको हम 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो अलग अलग ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये हमने क्या किया, इसके लिए अलग अलग लेवल कर्व्स बनाए। जो हमारा फंक्शन था उसके लिए अलग अलग लेवल कर्व्स थे, तो उसके लिए अलग अलग लेवल कर्व्स बन गए। और ये उसके लेवल कर्व्स हैं, और आप जितना नजदीक जा रहे हो, द मोर इनसाइड यू आर गोइंग, द हायर इज द फंक्शन वैल्यू। ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वी हैव ऑल्सो प्लॉटेड दिस जी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू सी, इसको भी हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो इस सो ये जो हमारी जी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू लाइन, जी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू सी लाइन थी, इसको हमने प्लॉट किया और अलग अलग लेवल कर्व्स को प्लॉट किया। ठीक है, आपको यहाँ पे देख के आपके फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या लग रही है गिवन दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट? what is the value that you think is the maximum for this function given this particular constraint? B, राइट? कि भाई ठीक है, आपका ये अलग अलग एक्स का एक्स कोमा वाई वैल्यू आ रहा है, उस पे सबसे बड़ी वैल्यू B पे आ रही है ना? तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो अलग अलग लेवल कर्व्स हैं, आपका ये लाइन उसको अलग अलग पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है, लाइक हियर। ठीक है, यहाँ पे टच किया, फिर क्या हुआ, एक और बड़ी हाइट वाला लेवल कर्व को टच किया, फिर और बड़ी हाइट वाले लेवल कर्व को टच किया, फिर टच किया, फिर टच किया और टच किया। इस पॉइंट के बाद क्या हुआ, उस लेवल कर्व तक आने के बाद फिर अगर ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो इसके बियॉन्ड आप ऊपर वाले लेवल कर्व पे नहीं जा सकते। यस और नो? यू कैन नॉट गो टू एन अपर, इससे ऊपर वाला लेवल का, बिकॉज इफ यू वुड हैव, तो फिर ये वाला पॉइंट मैक्सिमम नहीं होता। और फिर इसके बाद आपने क्या किया, अब फिर आप फिर से छोटी हाइट वाले लेवल कर्व से इंटरसेक्शन करने लग गए। यस और नो? तो आप फिर से यहां से टर्न होके कहीं बाहर चले गए, राइट? सो लेवल कर्व कैन बी आउटसाइड कंस्ट्रेंट ऑल्सो। यस, लेवल कर्व तो क्या है कि वो एक अलग अलग एक्स कोमा वाई पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा है, वो आपकी कंस्ट्रेंट में हो या ना हो चलेगा, राइट? क्योंकि कंस्ट्रेंट तो यही है, लेकिन फंक्शन तो और बहुत सारी वैल्यूज पे डिफाइंड है ना? तो यहाँ पे अगर आप इस चीज को देखो, तो डिफाइनिंग फीचर ऑफ योर मैक्सिमम विच इज बेसिकली द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, वो क्या है कि ये जो मेरा कर्व है, ये जो मेरा कर्व है और ये जो मेरा लेवल कर्व है, जहां पे मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिली है, उनके बीच में क्या रिलेशन, व्हाट रिलेशन डू वी हैव हियर? They are tangent to each other, because if they are not tangent, what would that mean? So मान लो
कि आप बोल रहे हो कि ये वाला पॉइंट मैक्सिमम है, या मान लो आप ये बोल रहे हो ये वाला पॉइंट मैक्सिमम है, तो आपका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? मान लो मैंने 2 मिनट के लिए बोला कि भाई ये वाला मेरा पॉइंट मैक्सिमम है, तो आप क्या आर्ग्यूमेंट दोगे कि भाई ये मैक्सिमम नहीं है? व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट फॉर अस टू से कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है? तो आप बोलोगे कि मेरी जो कंस्ट्रेंट है, आप इसमें इधर उधर मूव करके देखो, यू कैन रीच टू अ डिफरेंट लेवल कर्व, राइट? तो इसमें अगर आप इधर मूव करते हो तो आप एक हायर लेवल कर्व पे पहुंच रहे हो जहां पे फंक्शन बड़ी वैल्यू लेगा, तो दैट इज नॉट द मैक्सिमम, राइट? तो ये भी मैक्सिमम नहीं है बाय दैट लॉजिक, ये भी मैक्सिमम नहीं है। जितने भी अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां पे ये सब इंटरसेक्शन हो रहा है, वो कोई मैक्सिमम नहीं है with the same logic, because you can move to a different level curve which is higher. Yes or no? So only at this particular point my function is taking a maximum value given this constraint. And what is the defining feature here? कि इस पॉइंट पे जो मेरा लेवल कर्व है और जो मेरी ये जो कंस्ट्रेंट है, इन दोनों का जो टेंजेंट है वो सेम है। यस और नो? राइट? डू वी अग्री टू दैट? ठीक है, मेरे इस गाइस दिस पॉइंट इज क्लियर बिकॉज या सो आई एम सेइंग कि जैसे हमने बोला कि क्यू पॉइंट जो है, मान लो मैं बोलूं कल को कि भाई ये जो क्यू पॉइंट है, मान लो क्यू मत बोलो, के बोल दो या क्यू बोल दो, कुछ भी बोल दो। मान लो ये के पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट होगा कोई, उस पे फंक्शन वैल्यू मान लो के ले रहा है, तो ये क्यू पॉइंट है। हम बोल रहे हैं कि क्या ये पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा? इस पॉइंट पे क्या फंक्शन आपकी मैक्सिमम वैल्यू ले सकता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि आप इस पॉइंट से अंदर की तरफ मूव कर सकते हो जहां आप एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे जा रहे हो। यस और नो? सो इट्स लाइक सेइंग कि क्या ये पॉइंट मैक्सिमम हो सकता है कि नहीं? तो आप बोलोगे नहीं नहीं, थोड़ा सा और ऊपर चलो ना, फंक्शन बड़ी वैल्यू ले रहा है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब जब हमने पूरा एनालिसिस किया तो हमने देखा कि पॉइंट बी प्राइम पे मेरा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, इस कंस्ट्रेंट को दिमाग में रखते हुए। और यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो मेरा लेवल कर्व है उसका टेंजेंट और ये जो मेरी कंस्ट्रेंट है उसका टेंजेंट, वो दोनों सेम है। ये हमारे पास फाइनली एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि दिस टेंजेंट इज द सेम। ओके, अच्छा, ये मेरा जो पॉइंट है, मान लो ये मैक्सिमम होता, ये पॉइंट मेरा मैक्सिमम क्यों नहीं आ पा रहा है? मान लो ये पॉइंट था, उस पे मेरे एक्स कॉमा वाई पॉइंट जो वो वैल्यू ले रहे थे वो ए प्राइम थे, ठीक है। एट पॉइंट ए जो वैल्यू है, ए पे आपका फंक्शन, सो एट ए प्राइम बेसिकली क्या है? एक्स कॉमा वाई पेयर जहां पे फंक्शन ए वैल्यू लेता है। तो क्या ए प्राइम मेरा मैक्सिमम नहीं हो सकता? एग्जैक्टली exactly. क्यों नहीं हो सकता? व्हाट इज द रीजन फॉर? बिकॉज इट इज आउटसाइड माई कंस्ट्रेंट, मेरे रीच के बियॉन्ड है, ठीक है। ये है मेरे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, इस एक्स कॉमा वाई पॉइंट पे मेरा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू लेगा, बट अब मेरी ये कंस्ट्रेंट के ही बाहर है, तो वो तो मेरे आउटसाइड ऑफ थिंकिंग रीजन है। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो उसके बियॉन्ड तो सोचना ही नहीं है। तो इस पूरे लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद, मैम कैन यू प्लीज रिपीट द स्लोप ऑन पॉइंट बी? या सो वी आर सेइंग कि ये जो लेवल कर्व है, ठीक है, इस पे जो स्लोप है यहाँ पे, और सो ये जो भी पॉइंट होगा जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, उस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे जो भी लेवल कर्व है उसका स्लोप और जो आपकी कंस्ट्रेंट है उसका स्लोप, वो दोनों स्लोप सेम है, राइट? सो पॉइंट बी मैक्सिमम ये है, इस बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स कॉमा वाई पेयर है वो बी प्राइम है, यहाँ पे ये जो बी प्राइम लिखा हुआ है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि बी प्राइम पॉइंट पे कंस्ट्रेंट की टेंजेंट और जो लेवल कर्व है उसकी टेंजेंट वो दोनों सेम वैल्यू है। दिस इज आवर टेक अवे फ्रॉम दिस वेरी बिग डिस्कशन, ठीक है। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है,
तो अब हो सकता है कि भाई ये मैक्सिमम भी हो सकता है, ये मिनिमम भी हो सकता है. एग्जैक्टली सेम थिंग कैन हैपन विद मिनिमा ऑल्सो, राइट? कि यही यही चीज आप इसको इस तरीके से डिप करके मान लो और ये ऐसे होते, तो यहाँ पे भी ये सेम ही लॉजिक लग रहा होता, राइट? सो मेरे पास एक नेसेसरी कंडीशन आ गई कि अगर मेरे पास एक कंस्ट्रेंट है और उसके अंडर मुझे मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो एक जरूरी रिक्वायरमेंट मेरे लिए क्या होगी कि मैं लेवल कर्व का स्लोप निकालूंगी और मैं मेरी जो कंस्ट्रेंट है उसका स्लोप निकालूंगी 2D के अंदर, और उन दोनों को इक्वेट करूंगी. जिस पॉइंट पे वो इक्वेट होंगे वो एक जरूरी कंडीशन है, तो उसमें से जितने पॉइंट्स आएंगे वही मेरे कंटेंडर्स हैं, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा बनने के. हो सकता है उसमें कुछ ऐसा पॉइंट हो जो ना तो मैक्सिमा हो ना तो मिनिमा हो, बट दोज आर दी ओनली प्लेयर्स हु आर रनिंग दैट रेस, राइट? इज दैट फाइन? ये एक नेसेसरी कंडीशन हो गई. यस एग्जैक्टली, एक नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है. तो इस ये जो एक्सरसाइज है, स्लोप ऑफ लेवल कर्व एंड स्लोप ऑफ कंस्ट्रेंट, उसको जब इक्वेट करके जितने पॉइंट्स आएंगे दे विल बी द कंटेंडर्स फॉर प्लेइंग दिस गेम. सफिशिएंट कंडीशंस के लिए हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपका फंक्शन किस तरीके का है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, दैट विल कम लेटर ऑन. बट राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नेसेसरी कंडीशन. ठीक है, जरूरी क्या है, ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है. इज दैट फाइन? क्लियर है ये पूरा चीज? ठीक है, चले आगे, मैथ्स पे चले अब. डायग्राम हो गया बहुत सारा, ठीक है. So what do I have to find? I have to find two things. First, slope of tangent to the curve gx comma y equals to c. ये निकालना है मेरे को पहले, तो ये मेरी कंस्ट्रेंट है, इस पे मुझे टेंजेंट निकालना है, ठीक है. At any particular point at x comma y is equal to the slope of the tangent to the level curve of my function f at the same particular point, at that point, right? तो मेरे लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है? मेरे लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है, वो क्या है कि ये जो भी मेरी कंस्ट्रेंट है इस पे जो भी टेंजेंट है वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, एंड जो भी मेरा लेवल कर्व है मेरे फंक्शन का एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू सम अदर लेवल कर्व. इसको सी सी हम नहीं रखेंगे, कुछ और रख लेंगे, ठीक है, कैपिटल सी रख लेंगे, कुछ और रख लेंगे, ठीक है. तो वो जो भी लेवल कर्व है उस पे जो टेंजेंट आएगा वो दोनों टेंजेंट को मुझे इक्वेट करना है, राइट? दे आर इक्वल. दिस इज व्हाट माय नेसेसरी कंडीशन इज. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट, ठीक है. तो अब आप ये देखो, मेरा अगर लेवल कर्व ये है, इफ माय लेवल कर्व इज दिस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू, टिपिकली हम लोग सी ही यूज करते हैं और यहाँ पे भी सी यूज करते हैं. लेट्स से दिस इज सी प्राइम, ठीक है. मान लो ये मेरा लेवल कर्व है, इस लेवल कर्व का स्लोप dy बाई डी एक्स अगर निकालना हो तो वो क्या होगा? दिस इज माई कर्व, आई हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स. हाउ डू यू फाइंड इट? टेंजेंट का स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स. इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? क्या कर सकती हूँ मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, राइट? यस और नो? तो
Yes, sure. Let me know when to stop, where to stop. Okay. तो ये कोई भी मेरा एक जनरल लेवल कर्व है, इस लेवल कर्व पे मुझे स्लोप निकालनी है, dy by dx निकालना है. तो कैसे निकालोगे? You can just do what? Take differentiation on both side with respect to x, right? तो आप क्या करोगे? इस तरफ निकालोगे differentiation. So this side you have to do d by dx of f of x comma y, and then this is equals to d by dx of this constant c prime, right? ये क्या हो जाएगा? This is constant, so its differentiation would be 0, yes or no? And what will be the differentiation here? आप क्या करोगे? पहले तो लिखोगे कि भाई f प्राइम 1 x कॉमा y. पहले तो इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, फिर x को विद रिस्पेक्ट टू dx करोगे. सो dx बाई dx 1 प्लस फिर क्या करोगे? फिर आप इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड वेरिएबल पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे और फिर y को dy बाई dx करोगे. यस और नो? चेन रूल वी आर फॉलोइंग, है कि नहीं? राइट? तो ये किया और दिस साइड इक्वल्स टू 0. अब आपका सिंपल सिंपल क्या काम क्या है? dy बाई dx निकालो, राइट? तो निकाल लो. सो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई? माइनस ऑफ f प्राइम 1 x कमा y डिवाइडेड बाय f प्राइम 2 x कमा y. यस और नो? है कि नहीं? ये चीज क्लियर हो गई? ये कैसे आया? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द लेवल कर्व. ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई? एनी डाउट्स इन दिस सो फार? एनीबॉडी? अब आपका दूसरा स्टेप क्या होगा कि ये तो लेवल कर्व की स्लोप निकाली है, टेंजेंट की. फिर अब क्या करना है? जो कंस्ट्रेंट है उसके लिए भी dy बाई dx निकालना है. तो उसके लिए dy बाई dx भी सेम ही है, क्योंकि भाई ये फंक्शन है क्या था? f ऑफ x y इक्वल्स टू c प्राइम. अब जो जो आपका कंस्ट्रेंट है वो क्या है? g ऑफ x y इक्वल्स टू c. सेम पैटर्न ही लगेगा इसमें भी. तो जहां पे भी f लिखा हुआ है उसके जगह पे मैं सिर्फ g लिख सकती हूँ. यस और नो? देखो बिल्कुल सेम है. अगेन आई विल डू द सेम थिंग कि दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू dx डिफरेंशिएट करो, फिर इसको भी चेन रूल लगाओ विद रिस्पेक्ट टू x, फिर dx बाई dx प्लस विद रिस्पेक्ट टू y, फिर dy बाई dx इक्वल्स टू 0. ऐसे करेंगे? यस, है ना? ऐसे ही करेंगे. तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं कि ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी dy बाई dx minus of g prime 1 x comma y divided by g prime 2 x comma y. है कि नहीं? And what is this? This is the slope of tangent to the constraint. है कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है. इसके बाद हमको क्या करना है? हमें तो भाई ये वाली स्लोप जो लेवल कर्व की थी और ये वाली स्लोप जो हमारी कंस्ट्रेंट की थी, वो जिस पॉइंट पे सेम हो वही हमारे कंटेंडर्स हैं मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए. तो हमको क्या करना है? सिर्फ इसको इक्वेट कर देना है. तो आप इक्वेट कर दो इसको. आप इन दोनों को इक्वेट कर दो. ठीक है ना? So what do? You just equate these two. So minus of g prime 1 x comma y divided by g prime 2
x comma y equals to f prime 1 minus f prime 1 x comma y divided by f prime 2 x comma y, right? ठीक है ना? तो अब आपकी कंडीशन क्या बन गई, माइनस माइनस दोनों साइड है, तो यू कैन जस्ट रिमूव दैट. So this is basically the condition that you get. This is the condition, right? This is basically the necessary condition for x comma y to solve the optimization problem that also satisfies so necessary condition क्या है हमारे पास कि जो भी हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, जो भी हमारी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, उसमें क्या होना चाहिए, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और वी ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि हमारी जो कंस्ट्रेंट है वो भी होल्ड करे, राइट? सो मान लो अगर मैंने इसको इक्वेशन 1 बोला, सो द नेसेसरी कंडीशन फॉर अस टू सॉल्व द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज x comma y solves 1 and it also satisfies what, this constraint which is g x comma y equals to c. इन दोनों चीजों का यूज करके आपके पास क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट एक्स कॉमा वाई पॉइंट्स होंगे, वो आपके कंटेंडर्स हैं टू बी द ऑप्टिमाइजर्स, टू बी द पॉइंट्स जहां पे आपका फंक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू लेगा या तो मिनिमम वैल्यू लेगा, ठीक है? दीज टू कंडीशंस satisfy sorry, these two conditions will determine the unknown x comma y value. Is that okay? तो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है जो हमको इंश्योर करेगी कि हमारे पास कुछ ना कुछ पॉइंट्स हो जो या तो मैक्सिमम या मिनिमम के कंटेंडर्स होंगे. इज दैट फाइन? सो फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, वी हैव टू मेंटेन और सी, एंड देन द सेकंड वन इज दिस. इज दिस ओके? ये करना है हमें. ऑल राइट, दिस इज फाइन, नो इश्यूज. Okay, chalo. Let's do one example so that we are a little clear on how to implement this idea. ठीक है? एक example करते हैं. So the example goes by, guys, today we will have a little shorter class because I am not feeling too well right now. So we'll just finish this example and then we'll wrap it up. Okay, ma'am, why is the second condition necessary? Okay, so first one is fine. लेकिन प्रणव, सेकंड कंडीशन तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो ही उस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट के लिए हो रही है, राइट? तो मान लो फॉर एग्जांपल, अब आप इमेजिन करो कि ये जो जी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू सी है, ठीक है? अब ये जी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 10 और ये जी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 20, इन दोनों का जो डायग्राम आपके पास बनेगा वो अलग अलग होगा, यस और नो, राइट? बट ये जो रेशियो आएगा जी प्राइम 1 एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई जी प्राइम 2 एक्स कॉमा वाई, वो रेशियो तो दोनों ही केस में सेम आएगा, राइट? बिकॉज दैट इज डिपेंडेंट ऑन माई जी फंक्शन. तो इट कुड वेरी वेल हैपन कि
कोई एक अलग फंक्शन होगा, ये gx, y इक्वल्स 20 मान लो, इस तरीके का है जो रेड लाइन मैंने लिखी हुई है, और यहाँ पे भी आपके लिए ये वो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आप इसको और इसको कैसे सेपरेट करोगे? बाय इंश्योरिंग कि यू आर जस्ट ओनली फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, राइट? So because this c does not come anywhere in the picture in that first condition, you make sure that gx, y equals to c को भी आप incorporate करो, right? So मतलब ठीक है, ये सेम चीज यहाँ पे भी हो सकती है, मान लो ये डायग्राम ऐसे था तो यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन ये तो मेरी कंस्ट्रेंट है ही नहीं, तो हम लोग इधर आ गए। या सो अनन्या, व्हाट आई एम सेइंग इज कि सो प्रणव का क्वेश्चन था कि मैम ये वाली जो लाइन, ये वाला जो जो दूसरी कंडीशन है, इसको क्यों हम लोग दिमाग में रख रहे हैं while solving for the necessary condition? So what I am saying is कि जब आपने ये कंडीशन के बारे में ध्यान दिया तो यहाँ पे सी का कोई रेलेवेंस नहीं था, राइट? तो हो सकता है कि मान लो gx इक्वल्स टू 10 डायग्राम ये है, तो gx इक्वल्स टू 20 डायग्राम मान लो ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे भी टेंजेंट मान लो सेम आ गया और यहाँ पे भी टेंजेंट सेम आ गया, लेकिन ये चीज तो आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं रही ना, क्योंकि आपकी तो कंस्ट्रेंट ये है, तो आपको इस कंस्ट्रेंट को दिमाग में रखना है, इसीलिए आप स्पेसिफिकली बोल रहे हो सच दैट दीज रेशियोज वट एवर, इससे जो एक्स कॉमा वाई की वैल्यू आ रही है वो आपकी जी एक्स कॉमा वाई टू सी कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करे। बिकॉज एनीवेज आप देख लो ना, आपका डायग्राम मान लो इस तरीके का, इधर भी कोई मैक्सिमम आ गया, बट आपकी तो कंस्ट्रेंट ये है ना, ये तो है ही नहीं, ये वाली दूसरी वाली, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। ओके, फाइन। ऑल राइट, ओके, सो लेट्स डू वन एग्जाम्पल फॉर दिस। चलो जी, अभी हमने सिर्फ नेसेसरी कंडीशन के बारे में बात की, तो जो भी क्वेश्चन होंगे वो दे विल हैव टू बी लाइक कि ठीक है हम नेसेसरी कंडीशन के बारे में बात करेंगे, सफिशिएंट नहीं बात करेंगे। सो क्वेश्चन है, मान लो फाइंड द ओनली पॉसिबल solution to the problem और आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपको मैक्सिमाइज करना है एक्स कॉमा वाई को, मैक्सिमाइज एक्स कॉमा वाई सब्जेक्ट टू 2x plus y equals to m। तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर डीलिंग विद, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें ये जो फंक्शन है, दिस इज व्हाट, दिस इज माय एफ एक्स कॉमा वाई फंक्शन, ठीक है, subject to this particular constraint. So this is gx comma y equals to c. This is what it is, right? So मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है subject to this particular constraint using whatever logic we have seen। और इन्होंने क्या बोला है, find the only possible solution। तो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो जो मैक्सिमाइज कर रहा होगा वो उसी सेट के अंदर होना चाहिए, तो जो भी इसको सॉल्व करा वो कम से कम उस नेसेसरी कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखते हैं, और अगर वो नेसेसरी कंडीशन से सिर्फ एक ही वैल्यू आई और ये बोल रहे हैं कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, तो जो हमारा आंसर होगा वही ओनली सोल्यूशन। इसलिए उन्होंने फ्रेमिंग ऐसे किया क्योंकि एक ही आंसर आएगा और फिर वही आपका आंसर है, तो आपको वो मैक्सिमाइज वाली चीज के बारे में ध्यान नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज द लॉजिक। चलो पहले नेसेसरी, जो भी मैक्सिमाइज कर रहा होगा वो कम से कम नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा। हमारी नेसेसरी कंडीशंस क्या है कि भाई आपका जी प्राइम 1 एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय जी प्राइम 2 एक्स कॉमा वाई शुड बी इक्वल टू एफ प्राइम एक्स एक्स कॉमा वाई एंड एफ प्राइम वाई, या फिर 2 लिख दो, ठीक है, एक्स कॉमा वाई। ये इक्वेशन एक तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, और एक भाई हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए विच इज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू m, ठीक है, दीज टू थिंग्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ। फाइन, सो फार क्वेश्चन समझ में आया, क्या किया है, क्या निकालने को बोला है?
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम दी हुई है और ये क्या चीज है, ये कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन है, एक कंस्ट्रेंट दी हुई है और आपको इसके लिए इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, आपको सिंपली क्या करना है, पहले ये G'1 निकाल लो, G'2 निकाल लो, F'1 निकाल लो, F'2 निकाल लो और फिर उनको इक्वेट कर दो। ठीक है, चलो जी, मेरे को बताओगे F'1 क्या होगा? So what is this? F'1 x comma y. F prime is this. So with respect to x अगर differentiate करोगे तो क्या होगा? What do you get? xy is my function. You have to partially differentiate it with respect to x. What do you get? भूल गए सब, है ना? हाँ जी, वेरी नाइस। ठीक है, सो यू गेट y एंड f'2 x comma y क्या होगा? x, वेरी नाइस। ठीक है, my g function is what? 2x plus y. इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन, व्हाट डू यू गेट? 2, very nice. And then G'2 x comma y, what do you get? 1, perfect. Now just equate, right? So क्या होगा? 1 divided by 2, so यहाँ पे 2 divided by 1 हो गया, equals to this divided by this, so this is y divided by x. Yes or no? ये हो गया, इससे मेरे पास क्या आ गया? y value is equals to 2x. So this is one equation that I have. ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास? 2x plus y equals to m, है ना? ठीक है, तो ये जो है अब क्या करोगे, अब आप ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हो। y जो है उसके जगह के आप 2x लिख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x plus 2x equals to m. So 4x equals to m. So x equals to m by 4, right? और x की वैल्यू अगर m by 4 है तो y की वैल्यू क्या हो गई? 2 times of that, which is m by 2, right? तो मेरे पास ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करके कितने वैल्यूज आए? एक। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला था कि भाई आपको ओनली सोल्यूशन निकालना है, ओनली पॉसिबल सोल्यूशन। तो भाई यही एक ही आंसर आया, तो यही ओनली पॉसिबल सोल्यूशन, राइट? क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है, तो जो भी सोल्यूशन होगा भाई वो इसको तो सेटिस्फाई कराना ही पड़ेगा, राइट? नेसेसरी कंडीशन को तो वो सेटिस्फाई करेगा ही, है ना? इज दैट ओके? क्लियर है सबको क्या किया है? तो नेसेसरी कंडीशन निकालने के लिए अगर हमारे पास एक फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स है और एक इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है, तो क्या करेंगे? जो स्लोप है लेवल कर्व की और जो स्लोप है हमारी कंस्ट्रेंट की, उनको इक्वेट करेंगे, तो उससे हमारे पास सीधा सीधा एक फंक्शन आ रहा है, मतलब एक इक्वेशन आ जाएगी। और फिर जो हमारी कंस्ट्रेंट है उसको भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। वी विल हैव 2 इक्वेशंस एंड वी हैव 2 वेरिएबल्स, तो वी विल बी सॉल्विंग दैट। ठीक है, तो वो हमने करना है। ये करने के बाद वो हमारे पास जितने पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं जो फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे, मतलब ऑप्टिमाइज करेंगे, वो सारे पॉइंट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। ठीक है, सो ये हमारा शुरुआत हो गई है इस पूरी चीज को समझने की। ठीक है, अब इसके लिए और अच्छा सा फॉर्मलाइज्ड तरीका है इस पूरे प्रोसेस को करने का, जिसको हम लोग बोलेंगे लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। इसको बोलेंगे लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसमें एक प्रॉपर सिंपल सा प्रोसीजर है
उसको फॉलो करना है, और फिर आगे जाके और अलग अलग तरीके के लेग्रांज थ्योरम, जैसे अभी आप सफिशिएंट कंडीशंस के बारे में बात कर रहे थे, ये तो नेसेसरी कंडीशन दे देगा। लेग्रांज मल्टीप्लायर भी आपको नेसेसरी कंडीशन दे देता है। तो नेसेसरी चीजें तो हो गई, बट पता करना हो कि क्या कंडीशन हो कि हाँ उससे कंफर्म हो जाए कि फंक्शन मैक्सिमा ही है या मिनिमा ही है, वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर उस हिसाब से चलेगा। और गाइस ये जो चैप्टर है इसके प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी हैं, सो अगर किसी को और जल्दी है, लाइक उसको पहले ही करना है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो वी काइंड ऑफ हैव स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट, नाउ वी नो व्हाट टू डू। और जो भी आपके पास अभी टाइम है उसमें प्लीज प्री रिक्विजिट्स पे थोड़ा सा ध्यान दे दो। जिसको जिसको चीजों में थोड़ी सी लैक ऑफ क्लैरिटी लग रही है, थोड़ा थोड़ा आप 15, 16 और 17 के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकते हो। बेसिक बेसिक, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट मतलब कोई बोले कि टर्म क्या है तो टर्म का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कल को मैं बोल रहा हूँ कि हेशियन मैट्रिक्स, आप बोलोगे हेशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो मतलब उस तरीके का अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है हमको, सो दैट इज इनफ, वी डोंट वांट एनीथिंग मोर देन दैट, ठीक है। सो ओके, सो वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द रेस्ट ऑफ इट। सो धीरे धीरे अब आप भी अपना सिटिंग बना लो, अब तो आपको लंबे लंबे घंटे बैठना पड़ेगा। सो ओके, ऑल राइट। So sorry guys, I will have to cut short today's video. I did not want to cancel the class, but I thought we'll just take some time and kind of get started. Okay, all right. किसी को कुछ एक्सेस वगैरह करने में इशू हो, टेक्निकल इशू हो, कैसा भी इशू हो, feel free to reach out to me. Okay, thank you so much guys. And soon I am planning to have a class related to graphs. जैसे अभी आपने ये जो एग्जाम्पल किया है ना, ये एक्चुअली आपका यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ये आपकी बजट कंस्ट्रेंट है, और ये आपका यूटिलिटी फंक्शन है, इसको बोलते हैं कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन। ये सब आप बाद में देखोगे, तो एक्चुअली आपने उसको सॉल्व कर दिया है अभी, ठीक है। तो यही लग्रांज मल्टीप्लायर मेथड और ये सारे मेथड ही हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो या ओके, all right, yeah, so I was saying soon I'm planning a class related to graphs also. जो बेसिक बेसिक चीजें हैं ग्राफ्स की, ठीक है, जो हर इंसान को आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग माइक्रो में पूरा ग्राफ ही ग्राफ करने वाले हैं, ठीक है। तो I'll announce it soon. So anything which should be known related to graphs, I would try to cover it in that class. It will be conducted on YouTube, or we can have it on Zoom also. I'll let you know regarding the specifics. Okay. All right. Thank you so much, guys. Thank you. Take care. Thank you. Bye-bye. Good night.